गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वार्षिक हिसाब में क्वेश्चन नंबर 18 सीखने वाले हैं। एक बार हमारा टेस्ट होने की वजह से 3-4 दिन का जो गैप हो गया है और अलग अलग उदाहरण वगैरह हम सीख रहे थे, इसकी वजह से मैं आपको याद दिला दूं हमने क्या क्या सीख लिया है। तो वार्षिक हिसाब चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के सभी प्रश्नों को सीख लिया है। बीच में क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा विशिष्ट होने की वजह से वो बाकी है, और स्वाध्याय में हमारा 18 और 19 बाकी, जिसमें से 18 तो आज हम करने वाले हैं। आज जब हम 18 नंबर क्वेश्चन पूरा कर लेंगे तब हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों ही बहुत विशिष्ट और लेंदी प्रश्न हैं, वो बाकी रहेंगे, 2 ही प्रश्न। उदाहरण में भी हमने उदाहरण नंबर 1, 2, 3 कर लिया है, और बाकी के उदाहरणों की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और खुद से पूरा करेंगे। हो सकेगा तो मैं उनके समायोजनों का हल एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रोज़ की तरह एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ कि वक्त भी उसी का कद्र करता है जो वक्त की अहमियत को समझता है। यानी अगर आप समय पर कोई काम पूरा नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपके पास पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो आप अपना काम समय पर पूरा कीजिए, भविष्य में आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमेशा की तरह जब तक मैं प्रश्न पूरा नहीं करूंगा तब तक आपके स्क्रीन पर ये सवाल आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 87। संत और महंत 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/17 के रोज की सकल तलपट और समायोजनों पर से साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करो। तो उसमें देख सकते हैं आप उधार बाकी और जमा बाकी। उधार बाकी में आहरण, प्लांट और यंत्र, प्लांट और यंत्र में वृद्धि 1/7/16 से। उसके बाद फर्नीचर और फिटिंग्स, देनदार, विज्ञापन खर्च, रोकड़ शेष, बैंक शेष, खरीदी, उत्पादक मजदूरी, बिजली खर्च, भाड़ा, कर, सब कारखाना और ऑफिस लिखा हुआ है। तो कारखाना लिखा हुआ है तो कहाँ पे आएगा? व्यापार खाते के उधार में, क्योंकि कारखाने से जुड़ा हुआ जो भी खर्च होता है वो व्यापार खाते में, और जिसमें ऑफिस लिखा हुआ है वो लाभ हानि खाते में। उसके बाद टेक्निकल खर्च, वहाँ पे कारखाना नहीं लिखा है लेकिन आप कोष्टक में कारखाना लिख दीजिए, क्योंकि टेक्निकल खर्च प्लांट यंत्र का ही होगा और प्लांट यंत्र का जो भी खर्च होगा वो हम व्यापार खाते के उधार में लिखेंगे। सिर्फ यंत्र लिखा होता तो हम लाभ हानि में लिखते। उसके बाद प्रारंभिक स्टॉक, फैक्ट्री खर्च, वो भी फैक्ट्री लिखा है, मतलब फैक्ट्री का मतलब ही होता है कारखाना। ऑफिस वेतन, दिया बट्टा, आवक माल गाड़ी भाड़ा, डूबत ऋण, ऑफिस खर्च। जमा साइड में पूंजी खाता की बाकी दी हुई है। लेनदार, प्लांट यंत्र का विक्रय दिया हुआ है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट यंत्र का घिसाई की गणना। उसके बाद उसमें भी कोष्टक में लिखा हुआ है 1/4/16 के रोज 6900 की बही कीमत का यंत्र था, जिसको हमने 4800 में बेच दिया। अच्छी बात यह है कि 1/4/16 लिखा है, यानी वर्ष के पहले दिन ही बेच दिया है, तो हमें जो इस यंत्र को हमने बेचा है उसके घिसाई का कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हमने पहले दिन ही बेच दिया है। तो उसकी सब गणना, कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे बाद में। उसके आगे लिखा हुआ है बिक्री, ज्ञानी के पास से 5% की लोन 1/10/16 से, मतलब 6 महीने के लिए। कमीशन दिया हुआ है। अब समायोजन में देखते हैं। पहला समायोजन 31/3/17 के रोज माल का स्टॉक 85,500 है। 31/3/17 के रोज माल का स्टॉक 85,500 है, यानी अंतिम स्टॉक है वो। 31/3/17 लिखा है तो अंतिम स्टॉक की असर आपको पता है व्यापार खाते के जमा में और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, लेकिन अभी आपको उसी पर सही का निशान लगाना है क्योंकि वो आपको अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा मोस्ट IMP समायोजन है। प्लांट यंत्र पर 15% और फर्नीचर और फिटिंग्स पे 7.5% घिसाई गिनी है। तो आप टिक तो लगा लेंगे, प्लांट यंत्र पे नंबर 2, और उसी के नीचे दिया हुआ है फर्नीचर फिटिंग्स, उस पर भी नंबर 2। घिसाई की एंट्री भी आपको मालूम है कि वहाँ से घटाएंगे, और लाभ हानि खाते के उधार में। ध्यान रखिएगा, प्लांट यंत्र का घिसाई है, प्लांट यंत्र का घिसाई वहां से तो घटाएंगे, यानी संपत्ति लेना में से प्लांट यंत्र में से घटाएंगे, लेकिन लाभ हानि के उधार में नहीं, व्यापार खाते के उधार में आएगा। यंत्र होगा तो हम लाभ हानि के उधार में लिखेंगे। जब भी प्लांट यंत्र लिखा होगा, एक क्वेश्चन में और भी प्लांट यंत्र लिखा था, हमने लाभ हानि में लिखा था, उस समय हमारे पास व्यापार खाता पहले से दिया हुआ था, और फिर भी मैंने आपको उसमें से प्लांट कटवा दिया था, सिर्फ यंत्र लिख पाया था क्योंकि वहाँ मिस्टेक था। प्लांट यंत्र का या फैक्ट्री का या कारखाने का कोई भी खर्च, घिसाई वगैरह, वह सब व्यापार खाते के उधार में ही आएगा, क्योंकि वो उत्पादन से संबंधित खर्च, और उत्पादन से संबंधित कोई भी खर्च व्यापार खाते में ही आता है। लेकिन उसकी गणना क्या होगी, तो मैंने बुक में गणना किया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। प्लांट यंत्र 33,300, देख सकते हैं साइड में मैंने गणना लिखकर लिखा है। प्लांट यंत्र 33,300 कब से था? शुरू से ही था, उसकी शेष दी हुई थी 33,300 माइनस बिक्री
पहले मैंने वृद्धि क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि वृद्धि कब हुआ है, 1/7/16 को वृद्धि हुआ है, लेकिन उससे पहले दिन ही, वर्ष शुरू होते ही पहले दिन ही हमने यंत्र क्या किया है, बेच दिया है। कितने का यंत्र बेच दिया, तो बेचा तो हमने 4800 में है, लेकिन हमारा था वो कितने का, तो 6900 का, तो हमारा तो 6900 का ही जाएगा, इसलिए माइनस होगा बिक्री कीमत 6900, 6900। और आपको लगेगा फिर वो 4800 का कुछ काम नहीं है, वो 4800 का भी काम है। देखिए उसके लिए मैंने ऊपर उसी के बाजू में लिखा है 6900 माइनस 4800, यानी आपके यंत्र की वही कीमत थी 6900 और आपने बेच कितने में दिया, 4800 में, तो 2100 रुपये का आपको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। और 2100 रुपये का आपको नुकसान हुआ है तो उसकी एक असर कहाँ होगी, लाभ हानि खाते के उधार में यंत्र विक्रय से नुकसान 2100। क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि आपका चौपड़ा कीमत वही कीमत था 6900 और आपने बेच कितने में दिया, 4800 में, तो आपके पास से 6900 का गया। 6900 की असर कहाँ होगी, तो यंत्र में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कमी या बिक्री कुछ भी लिख सकते हैं आप, और वहाँ पे पूरा 6900 लिखना है। लेकिन उस 6900 को हमने बेचा कितने में है, तो 4800 में बेचा है, तो हमें कितने का नुकसान हुआ, 2100 का नुकसान हुआ, जो हम लाभ हानि खाते में लिखेंगे उधार में, यंत्र विक्रय से नुकसान 2100, तो वो समझ गए आप। दूसरा कि प्लांट यंत्र 33300 का था, उसमें से कमी हो गई, यानी हमारा यंत्र चला गया, कितने का यंत्र चला गया, तो 6900 का चला गया। भले हमने उसको 4800 में बेचा था, लेकिन हमारे लिए कितने का था, 6900 का, माइनस करेंगे तो 26400, 1416 की शेष बचेगी, 26400 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्लस वृद्धि कब हुआ है, तो 1/7/16 को हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है, 24000। 1/7/16 लिखा है मतलब 9 महीना, क्यों, क्योंकि 1/7/16 से अगला वर्ष आता है 31/3/17, तो 1/7/16 से 31/3/17 तक 9 महीना। 9 महीने का अगर आप घिसाई गिनेंगे तो हम बाद में उसकी भी गणना नीचे मैंने किया है, तो पहले ये 24000 जोड़ेंगे तो कुल यंत्र होगा 50400 वर्ष के अंत में। लेकिन 50400 पर डायरेक्ट हम घिसाई नहीं गिन सकते, घिसाई गिनते समय हमें अलग अलग घिसाई गिनना पड़ेगा। वो जो 26400 है वर्ष के शुरुआत में, उसका पूरा 15% आएगा, और जो 24000 हमने 1/7/16 को लाया है उसका 15% तो होगा, लेकिन 9 महीने का होगा, 9/12 आप देख सकते हैं, तो मैंने लिखा है 9/12। तो इस तरह से पहले वाले का यंत्र का घिसाई जो वर्ष के शुरू से है उसका 3960, और जो दूसरा वाला नया यंत्र है उसका घिसाई आएगा 2700, और दोनों को जोड़कर कुल घिसाई आएगा 6660, जिसको आप यंत्र में से माइनस करेंगे, प्लांट यंत्र में से, और व्यापार खाते के उधार में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला समायोजन तीसरा, देनदारों पर 2000 डूबत ऋण अनामत रखिए, एकदम ईजी है, देनदार में से माइनस करेंगे और लाभ हानि के उधार में डूबत ऋण या डूबत ऋण अनामत जो भी दिया होगा उसमें जोड़ेंगे। तो देनदार में कहाँ पे दिया हुआ है, तो उधार साइड पे फर्नीचर के नीचे ही है देनदार, उस पर नंबर 3 लगा देंगे, और एकदम नीचे डूबत ऋण है वो भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ आज डूबत ऋण ही दिया हुआ है तो हम 4 कॉलम नहीं बनाएंगे, डूबत ऋण में डायरेक्ट जोड़ देंगे। उसके बाद चौथा है साझेदारों के पूंजी पर 6% ब्याज देना है, एकदम आसान है, पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे, यानी पूंजी खाते के जमा में और लाभ हानि वितरण के उधार में, तो आप लगा दीजिए जमा साइड पे पूंजी पर नंबर 4। पांचवा और लास्ट, अदद खर्च। अदद खर्च का मतलब होता है चुकाना बाकी खर्च, जिस भी खर्च के बारे में, जितने भी खर्च के बारे में कहा है उन सब में जोड़ेंगे, और सबकी दूसरी असर पूंजी दायित्व में होगी। तो किसके बारे में कहा है, उत्पादक मजदूरी, विज्ञापन खर्च, ऑफिस वेतन, टेक्निकल खर्च, इन सब पर बारी बारी से उत्पादक देनदार के नीचे आपको मिलेगा विज्ञापन खर्च, उसके 2 छोड़कर जाएंगे तो उत्पादक मजदूरी, टेक्निकल खर्च और ऑफिस वेतन, सब पर नंबर 5, सब पर सबको हम जोड़ेंगे उसमें, और दूसरी असर कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में लिखेंगे। चलिए तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले उधार बाकी में क्या दिया हुआ है, तो उधार बाकी में देख सकते हैं पहला दिया हुआ है आहरण, आपको अच्छी तरह से मालूम है आहरण कहाँ पे आएगा, पूंजी खाते के उधार में आहरण, संत के खाने में 7000 और महंत के खाने में 3000। उसके बाद आहरण के बाद है प्लांट यंत्र, ये एक विशिष्ट गणना है जिसको हम अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे तो फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं है। तो प्लांट यंत्र की गणना आपको मैंने बताया ही हुआ है, बस वही देखकर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्लांट यंत्र शुरू से कितना था, प्लांट यंत्र 33300 की शेष दी हुई थी। ठीक आप सामने देखेंगे तो आपको बिक्री दिखाई देगा, कितने की वही कीमत थी उसकी 6900 की। कब बेचा है आपने, तो पहले दिन ही बेच दिया है, वो एक अच्छी बात है। 6900 का बेचेंगे तब आपके पास कितना बचेगा, 26400। ये कौन से दिन की शेष कहलाएगी, 1/4/16 के दिन की ही ये शेष कहलाएगी 26400। लेकिन हम भूल न जाए इसलिए ध्यान से 6900 का जो यंत्र वही कीमत था उसे हमने बेचा तो 4800 में था,
और जब हमने 6900 के यंत्र को 4800 में बेचा है तो हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की असर कहाँ होगी, लाभ हानि खाते के उधार में। हाँ, वो वही कीमत नहीं दिया होता, डायरेक्ट बाहर कीमत दी होती तो हम वही माइनस करते और फिर नुकसान या लाभ का कोई असर नहीं होता। लेकिन नुकसान हुआ है तो लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे यंत्र विक्रय से नुकसान। यंत्र विक्रय से नुकसान कितना होगा, कैसे होगा, वो सब मैंने आपको पहले से बता दिया है। 2100 होगा 6900 माइनस 4800 करने पर। उसके बाद प्लांट यंत्र पे वापस जाते हैं। इसमें वृद्धि कब हुआ है, तो 1/7/16 को हुआ है। कितने की वृद्धि हुआ है, 24,000 का। इस तरह से पूरा यंत्र वर्ष के अंत में 50,400 का हो गया है। घिसाई कितना गिनना है, 15% गिनना है, लेकिन ध्यान रखना है कि 26,400 पे 15% पूरा आएगा, तो वो 15% पूरा करेंगे तो आपका आएगा 3,960। लेकिन ये जो दूसरा वाला 24,000 है उसका 15% तो करेंगे, लेकिन 9 महीने का होगा, 9/12। तो उस तरह से उसको हल करेंगे तो उसका आएगा 2700। तो इस तरह से कुल मिलाकर घिसाई होगा आपका 6,660, जिसे आप घटाएंगे तो बाहर आएगा 43,740। 43,740। और इस घिसाई की दूसरी असर कहाँ होगी, तो इस घिसाई की दूसरी असर व्यापार खाता, क्योंकि प्लांट यंत्र लिखा है तो ध्यान रखिएगा व्यापार खाते के उधार में ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ा है मैंने प्रारंभिक स्टॉक के लिए, खरीदी के लिए, खरीद वापसी के लिए। तो नीचे लिखूंगा थोड़ा प्लांट यंत्र का घिसाई। कुल मिलाकर कितना घिसाई था, तो कुल मिलाकर घिसाई था 6,660। इस तरह से तो प्लांट यंत्र का जो मेन टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया। फिर फर्नीचर और फिटिंग्स, उसी तरह से वहाँ पे ही घिसाई गिनेंगे हम। तो फर्नीचर और फिटिंग्स लंबा नाम है तो मैं खाली फर्नीचर लिख रहा हूँ। कितना दिया हुआ है फर्नीचर, तो 2560। कौन सा समायोजन है उस पर, तो उस पर भी दूसरा ही समायोजन है। कितना परसेंट घिसाई गिनना है, 7.5% घिसाई गिनना है। पॉइंट में दिया है तो इतनी घबराने की बात नहीं है। कौन सा आपको खुद से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे ही तो करना है। तो 2560 गुने 7.5% करेंगे तो 192 192 आएगा। आप माइनस कर देंगे 2560 में से 192, घटाकर यहाँ पे लिख देंगे 2368। और उसकी दूसरी असर लाभ हानि खाते के उधार में फर्नीचर का घिसाई 192 192। उसके बाद फर्नीचर और फिटिंग्स के बाद है देनदार। देनदार भी वही सेम एंट्री, ऐसे ही संपत्ति लेना में पहले लिखेंगे देनदार। कितना दिया हुआ देनदार, 64,940। 64,940 में से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो देनदार पर डूबत ऋण माइनस करना है 2,000, तो माइनस डूबत ऋण 2,000। 64,940 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आसानी से कर सकेंगे आप, 62,940। डूबत ऋण के 4 कॉलम बनते हैं, लेकिन आज हमारे पास जगह भी नहीं है और हम पहले से ही देख चुके हैं कि सकल तलपट में डूबत ऋण अनामत नहीं दिया हुआ है। समायोजन में भी डूबत ऋण अनामत नहीं है, सिर्फ डूबत ऋण ही है। सकल तलपट वाला डूबत ऋण और समायोजन वाला डूबत ऋण, 2 ही हम कॉलम बनाएंगे। 4 बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें डैश ही करना पड़ेगा। हम पहले से देख चुके हैं, इसलिए सिर्फ डूबत ऋण तलपट प्लस डूबत ऋण समायोजन। तो अभी हमारे पास कौन सा है, तो अभी हमारे पास डूबत ऋण समायोजन है। कितना है डूबत ऋण समायोजन, तो 2,000। तलपट वाला जब आएगा तब हम जोड़कर लिख देंगे, अभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद देनदार के बाद है विज्ञापन खर्च। यहाँ पे ही लाभ हानि खाते के उधार में विज्ञापन खर्च। कितना दिया हुआ है विज्ञापन खर्च, तो आप देख सकते हैं विज्ञापन खर्च दिया हुआ है 13,248। अब 13,248 विज्ञापन खर्च में कौन सा समायोजन है, विज्ञापन खर्च में 5वां समायोजन है। कौन सा, उसमें क्या लिखा है, अदत्त। अदत्त मतलब चुकाना बाकी। कितना है अदत्त, तो 312। 13,560। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो 13,000, 2 और 3 5, 48 और 12 60, 13,560। और अदत्त यानी चुकाना बाकी है, तो उसकी दूसरी असर कहाँ पे, पूंजी दायित्व में। अदत्त विज्ञापन खर्च, थोड़ा नीचे से ही लिखा है, ऊपर पूंजी लेनदार वगैरह के लिए जगह छोड़ा है। तो कितना है 312 विज्ञापन खर्च के बाद अगला है रोकड़ शेष, बैंक शेष। कोई समायोजन नहीं है, संपत्ति लेना में डायरेक्ट रोकड़ बैंक
दोनों के उधार में ही दिया हुआ है तो एक ही साथ लिख देंगे 8,496। दोस्तों आंकड़े इस बार राउंड फिगर में नहीं है तो हो सकता है कहीं पे ऊपर नीचे हो जाए या मिस्टेक हो जाए, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और उसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद उत्पादक मजदूरी लिखा हुआ है तो कहाँ पे? व्यापार खाते में। उत्पादक मजदूरी इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में? क्योंकि समायोजन है। कितना दिया है उत्पादक मजदूरी? 45,272 प्लस अदद यानी चुकाना बाकी, पांचवा समायोजन है, इस पर भी चुकाना बाकी उत्पादक मजदूरी कितना है? 784। जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 8 और 7 15 के 5, हासिल 1, 7 2 9 8 10 के 0, हासिल 1, 5 और 1 6, 46,056। और अदत है तो दूसरी असर कहाँ पे? पूंजी दायित्व में। अदत मजदूरी कितना है? अदत मजदूरी तो अदत मजदूरी है 784। उसके बाद बिजली खर्च कारखाना लिखा हुआ है तो कहाँ पे? व्यापार खाते के उधार में। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आज बहुत सारा व्यापार खाते में आ रहा है। बिजली खर्च कितना है? बिजली खर्च 4,296। कारखाना लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको समझने के लिए दिया हुआ है। भाड़ा कर ऑफिस लिखा हुआ है तो लाभ हानि खाते के उधार में भाड़ा कर कितना दिया हुआ है? भाड़ा कर ऑफिस वाला 872। उसके बाद भाड़ा कर कारखाना लिखा हुआ है तो कहाँ पे? व्यापार खाते के उधार में। जिसमें कारखाना लिखा हुआ है सब व्यापार खाते के उधार में भाड़ा कर कितना है? 9,384। उसके बाद भाड़ा कर के बाद टेक्निकल खर्च, ये भी व्यापार खाते के उधार में, क्योंकि टेक्निकल खर्च यंत्र का ही होगा और यंत्र प्लांट यंत्र है और प्लांट यंत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो वो कारखाने से जुड़ा हुआ है। तो टेक्निकल खर्च कितना दिया हुआ है? टेक्निकल खर्च तो 400 प्लस अदत कितना दिया हुआ है? तो टेक्निकल खर्च में अदत वाला है नंबर 5 में देख सकते हैं 320। 400 और 320 जोड़ेंगे तो 720। उसके बाद टेक्निकल खर्च के बाद प्रारंभिक स्टॉक सबसे ऊपर। प्रारंभिक स्टॉक वो कितना दिया हुआ है? प्रारंभिक स्टॉक तो प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है 33,696। प्रारंभिक स्टॉक के बाद फैक्ट्री खर्च वो भी यहीं पे आएगा। बीच में दोस्तों हमारा एक खरीदी रह गया था तो वो भी लिख देता हूँ। आज चूँकि खरीद वापसी नहीं है और हमारे पास जगह भी नहीं है तो और अच्छी बात है। खरीदी 1,81,168। अभी ध्यान आया 1,81,168, तो कोई बात नहीं, हमने जगह छोड़ के रखा ही था। उसके बाद वापस नीचे जाते हैं। फैक्ट्री खर्च ये भी व्यापार खाते में ही आएगा। थोड़ा जगह है तो यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ। फैक्ट्री खर्च कितना है? फैक्ट्री खर्च तो फैक्ट्री खर्च कारखाने का है इसलिए व्यापार खाते में आएगा 1,780। कोई समायोजन नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखेंगे हम। टेक्निकल खर्च का अदद टेक्निकल खर्च लिखना बाकी है तो वो कहाँ पे आएगा? पूंजी दायित्व में। अदद टेक्निकल खर्च जो भी इतने भी अदद है खर्च है तो याद से आपको वहाँ पे जोड़कर पूंजी दायित्व में लिखना है। अदद टेक्निकल खर्च था 320। चलिए टेक्निकल खर्च के बाद प्रारंभिक स्टॉक हमने लिख दिया है। फैक्ट्री खर्च हमने लिख दिया है व्यापार खाते के उधार में। ऑफिस वेतन लाभ हानि खाते के उधार में हमने यहाँ पे भी बनाया है लाभ हानि खाता, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑफिस वेतन इनर कॉलम में कितना है? ऑफिस वेतन 8,780। कौन सा समायोजन है? तो पांचवा ही समायोजन, उस पर भी है अदद यानी चुकाना बाकी। कितना है ऑफिस वेतन का चुकाना बाकी? 400। तो 9,180 अदद का है तो तुरंत आप दूसरी असर पूंजी दायित्व में अदद वेतन, ऑफिस वेतन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अदद वेतन 400। उसके बाद दिया बट्टा लाभ हानि खाते के उधार में। दिया बट्टा कितना दिया हुआ है? दिया बट्टा 4800। उसके बाद आवक मालगाड़ी भाड़ा। दोस्तों आज व्यापार खाते के बहुत सारे खर्च हैं।
अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। आवक माल गाड़ी भाड़ा कितना है? आवक माल गाड़ी भाड़ा 1700। उसके बाद डूबत ऋण हमने पहले से कॉलम बनाकर रखा है। डूबत ऋण तलपट 836 और ये समायोजन वाला 2000, दोनों को मिलाएंगे तो 2836 यानी 2836। ऑफिस खर्च, लाभ हानि खाते के उधार में ऑफिस खर्च, चलिए अच्छा है, उधार से पूरा हुआ तो थोड़ा टेंशन कम हुआ क्योंकि जगह बहुत कमी हो रही थी। अब जमा शेष, जमा शेष में इतनी ज़्यादा एंट्री नहीं है। पूंजी, पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाएं। पहले वाले का 80,000 और दूसरे वाले का 40,000, संत का 80,000 और महंत का 40,000। उसके बाद पूंजी के बाद लेनदार, पूंजी दायित्व में कोई समायोजन नहीं है तो हम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। लेनदार 48,000। लेनदार के बाद प्लांट यंत्र का विक्रय हमने अच्छी तरह से पूरा कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा टॉपिक हो चुका है। बिक्री, व्यापार खाते के जमा में बिक्री कोई समायोजन नहीं तो डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। 2,68,000। बिक्री के बाद ज्ञानी के पास से 5% की लोन, लोन किसी का भी होगा तो कहाँ पे आएगा? पूंजी दायित्व में। ज्ञानी से ली लोन, समायोजन है गुप्त समायोजन, कितना है? 10,000। कितने परसेंट का लोन है? 5% का। कब लिया है? तो 1/10/16 का लिया है, मतलब 6 महीने का आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा तो प्लस चुकाना बाकी ब्याज, तो 10,000 गुणे 5% गुणे 6/12 आप करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10,000 गुणे 5% गुणे 6/12, ऐसा आप करेंगे। 10,000 का 5% 500 गुणे 6/12 करेंगे 250, दोनों को जोड़कर 10,250। और ब्याज की दूसरी असर, गुप्त समायोजन है, दूसरी असर लाभ हानि खाते के उधार में चुकाना बाकी ब्याज 250। उसके बाद कमीशन जमा में दिया हुआ है तो लाभ हानि खाते के जमा में प्राप्त कमीशन कितना? 800। समायोजन चेक करेंगे, कोई समायोजन बाकी तो नहीं है तो समायोजन पूंजी पर बाकी है। चौथा समायोजन पूंजी पर 6% ब्याज गिनना है, हमने नहीं गिना है तो गिन लेते हैं, उसी समय गिनना चाहिए था, कोई बात नहीं। पूंजी का ब्याज 6%, 8 छक 4800 और 4 छक 2400। तुरंत इसकी दूसरी असर लाभ हानि वितरण खाते के उधार में पूंजी का ब्याज एस और एम, पहले वाले का 4800 और दूसरे वाले का 2400, दोनों को जोड़ेंगे तो 7200, 7,200। और चेक कर लेते हैं पहला समायोजन अंतिम स्टॉक का बाकी है तो अंतिम स्टॉक की असर आपको अच्छी तरह से पता है। अंतिम स्टॉक कहाँ कहाँ पे आएगा? तो एक व्यापार खाते के जमा में और एक संपत्ति लेना में। अंतिम स्टॉक डायरेक्ट रकम ही दिया है तो हम लिख देंगे अंतिम स्टॉक 85,500 और संपत्ति लेना में अंतिम स्टॉक 85,500। उसके बाद दूसरा समायोजन था प्लांट यंत्र पे और फर्नीचर पे घिसाई। एक बार चेक कर लेंगे, प्लांट यंत्र में हमने घिसाई गिन लिया है, उसको हमने व्यापार खाते के उधार में लिख दिया है। फर्नीचर का घिसाई हमने गिन लिया है और लाभ हानि खाते के उधार में भी लिख दिया है। उसके बाद तीसरा समायोजन था देनदार पे डूबत ऋण, हमने गिन लिया है, लाभ हानि के उधार में भी लिख दिया है। पूंजी पर ब्याज पूंजी खाते के जमा में और लाभ हानि खाते के उधार में। पांचवा उत्पादक मजदूरी, विज्ञापन खर्च, ऑफिस वेतन और टेक्निकल खर्च, 4 जगह पे जोड़ना था और चारों के चारों अदद को हमने पूंजी दायित्व में भी लिख दिया है। चलिए अब हम खाता बंद करते हैं। तो हमेशा की तरह मेरे पास सोल्यूशन है तो उससे मैं जोड़ दे रहा हूँ। कहीं पे कोई रकम लिखने में मिस्टेक हो गया हो तो आप देखकर उसे चेक करके खुद स्वयं उसे सुधार लीजिएगा। तो सबसे पहले व्यापार खाते के जमा में 2,68,000 और 85,500 इसको जोड़ेंगे तो 3,53,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 3,53,500। फ्रेंड्स जगह नहीं है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा। सकल लाभ क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस आपको मिलेगा 68,040, 68,040। एक बार उधार की सब रकम चेक कर लेते हैं। 33,996, 1,81,168, प्लांट यंत्र की घिसाई 6,660। उसके बाद उत्पादक मजदूरी 46,056, बिजली खर्च 4,296, टेक्निकल खर्च 720, फैक्ट्री खर्च 1,780, आवक माल गाड़ी भाड़ा 1,700 और सकल लाभ 68,040।
सही है। लाभ हानि खाते के जमा में लिखेंगे सकल लाभ 68,040। अब लाभ हानि खाते का भी जमा का योग ज़्यादा आएगा, तो लाभ हानि खाते के जब जमा का योग आप बंद करेंगे तो 68,040 और 800, 68,840, 68,840 उसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा शुद्ध लाभ। सब कुछ माइनस करने के बाद आएगा 32,978। वो यहाँ पे उधार में है तो यहाँ पे जमा में शुद्ध लाभ 32,978। यहाँ पे तो कोई रकम है ही नहीं तो वही आ जाएगा 32,978, 32,978। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा वितरण पात्र लाभ, जो हम पूंजी खाते ले जाएंगे संत और महंत के पूंजी खाते, उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे और लाभ हानि का उनका अनुपात है 2:1। पहले माइनस करेंगे तो 25,778 आएगा और जब 2:1 में बांटेंगे तो पहले वाले का 15,467 पॉइंट में आएगा। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, हम लोग 0.5 के ऊपर होता है तो एक आंकड़ा आगे लिख लेते हैं 10,311। अभी यहाँ उधार में आया तो पूंजी खाते के जमा में वितरण पात्र लाभ पहले वाले का 15,467 और दूसरे वाले का 10,311। पूंजी खाते का हमेशा जमा पक्ष का ही योग ज़्यादा आता है, तो पूंजी खाते के जमा में पहले वाले का योग आएगा 1,02,67 और दूसरे वाले का योग आएगा 52,711। आज कोई भी राउंड फिगर वाला आंकड़ा नहीं है दोस्तों, 1,02,67 और 52,711 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा शेष आगे ले गए। पूंजी खाते का जो आपको पूंजी दायित्व में लिखना है, पहले वाले का माइनस करने पर 93,267 और दूसरे वाले का माइनस करने पर 49,711 और ये दोनों के दोनों ही हम कहाँ लिखेंगे पूंजी दायित्व में, पूंजी संत महंत। पहले वाले का 93,267 और दूसरे वाले का महंत का 49,711। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 1,42,978, 1,42,978। बाकी भी रकम चेक कर लेंगे। चुकाना बाकी विज्ञापन खर्च 312, चुकाना बाकी उत्पादक मजदूरी 784, चुकाना बाकी टेक्निकल खर्च 320। उसके बाद चुकाना बाकी क्या है, ये अदत्त वेतन कितना है 400, ये सही है एकदम। उसके बाद ज्ञानी की लोन है 10,250 और लेनदार है 48,000। तो इस तरह से टोटल आएगा 2,03,044, 2,03,044। उस तरफ अगर चेक करें तो प्लांट के अंदर 43,740, फर्नीचर 2,368, देनदार 62,940, रोकड़ और बैंक 84,96 और अंतिम स्टॉक 85,500 और इस तरह से 2,03,044। इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। कल 19वां सवाल जो काफ़ी लेंदी है उसको पहले हम समाजनों को समझेंगे और फिर अगले वीडियो में हम उसके सवाल को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।